हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल अपना स्टडी पर। मैं विनय कुमार और आज के इस वीडियो पे बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर यानी कि चैप्टर कोई नहीं होने वाला, अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाला है जो कि सेट 1 है, जिसका नाम यानी सब्जेक्ट का नाम विज्ञान है, जो कि 10वीं क्लास की होने वाली है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है जल्दी से देख लेते हैं। समतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होती है, यानी कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। ऑप्शन ये कह रहा है कि 0 होती है, या फिर ऑप्शन बी कह रहा है अनंत होती है, ऑप्शन सी कह रहा है 25 सेंटीमीटर होती है, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है -25 सेंटीमीटर होती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनंत होती है। यानी कि फोकस समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक, उल्टा तथा या फिर और समान आकार प्रतिबिंब बनती है तो वस्तु की स्थिति क्या होगी। अगर ऑप्शन 1 कह रहा है F पर होगी, या फिर अनंत पर होगी, या फिर सी पर होगी, या सी से आगे होगी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी पर होगी। उम्मीद करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन यानी कि किस में प्रकाश सबसे तेज गति से चलेगा। तेल में सबसे तेज से गति से चलेगा, या फिर पानी में, या फिर वायु में, या फिर कागज में। तो जी हाँ, आपको पता होगा कि सबसे तेज गति से प्रकाश किस में चलता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि वायु हो जाएगा। तेल में थोड़ा सा तेल गाढ़ा होता है, जिसके कारण वो प्रकाश जल्दी से नहीं जा पाएगा। पानी में भी उतना जल्दी से नहीं जा पाएगा, कागज में तो बहुत कम जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक लेंस की क्षमता 4 है तो उनकी फोकस दूरी क्या होगी। यानी कि एक लेंस की क्षमता अगर 4 है तो उनकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, ये पूछ रहा है हमें। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। 4 मीटर हो जाएगा, या फिर -40 मीटर हो जाएगा, या -0.25 मीटर हो जाएगा, या फिर -25 मीटर हो जाएगा। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यानी कि इसका जो 4 है उनका 1/4 करेंगे तो जब इसको सोल्यूशन करेंगे तो 0.25 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन का क्या कारण है। क्या कारण हो सकता है, ऑप्शन देख लेते हैं। कॉर्निया, या फिर आइसेरस, या फिर सिलियोरी मांसपेशिया, या फिर पुतली। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेल्युलरी मांसपेशिया के कारण से फोकस दूरी में परिवर्तन हो सकता है हमारे नेत्र यानी कि आँख में। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष जो है को भी पर कहा जाता है, यानी कि दूरदृष्टि रोग जो है उसको दूसरा नाम क्या है, ये पूछ रहा है। तो हाइपोमेट्रोपिया कहते हैं, या फिर मायोपेटिपिया कहते हैं, या फिर मोतियाबिंद कहते हैं, या फिर प्रोवियोपिया कहते हैं। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। यानी कि दूरदर्शी रोग हम जो दूर से चीजों को आंख से नहीं देख पाते हैं, जिनकी आंख खराब हो जाती है, जो दूर की वस्तु को धुंधला दिखाई देता है और भीड़ वाली वस्तुओं को अच्छा दिखाई देता है, उसे ही दूरदर्शी कहते हैं, और उसका दूसरा नाम हाइपोमेट्रोपिया कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन आदि हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्या कह रहा है कि 7 नंबर क्वेश्चन कहना चाहता है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। इनकी प्रतिरोध का एसआई मात्रक पूछ लिया है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, चलिए एक बार देख लेते हैं। वोल्ट हो जाएगा, फैराडे हो जाएगा, या फिर एम्पियर हो जाएगा, या फिर ओम हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है टंगस्टन जो होते हैं का उपयोग निम्नलिखित में से
किस में किया जाता है? धातु के निर्माण में किया जाता है, या बिजली के बल्ब में किया जाता है, या कुचालक में किया जाता है, या फिर वस्त्र निर्माण में किया जाता है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि बिजली के बल्ब में किया जाता है टंगस्टन का, जो कि आपको याद ही रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 9 नंबर यानी कि 9 नंबर का। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है, कहाँ निकलती है? दक्षिणी ध्रुव पे, या फिर उत्तरी ध्रुव पे, या चुंबक का केंद्र पे, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि उत्तरी ध्रुव पे। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा, और जहां भी आपको डाउट हो, डाउट बॉक्स खाली है यानी कि कमेंट बॉक्स खाली है, एक बार कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं अगली वीडियो में आपके हर एक डाउट को अच्छी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, क्योंकि सबके पास पहुंच सके कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 वाली सितंबर में होने वाली है, उसका VVI MCQ यानी मोस्ट MCQs करवा रहा है अपना स्टडी, तो पता चल सके सभी को। चलिए 10 नंबर का क्वेश्चन कह लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत है? LPG, या फिर परमाणु ऊर्जा, या फिर सौर ऊर्जा, या फिर CNG? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सौर ऊर्जा, जो कि सूरज की ऊर्जा सबसे इम्पोर्टेंट स्रोत है हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, रासायनिक समीकरण को हम किस नियम के कारण से संतुलित करते हैं? द्रव्यमान संरक्षण के नियम से, या फिर अस्थिर अनुपात के नियम से, या फिर डाल्टन के परमाणु सिद्धांत पे, या फिर आधुनिक आवर्त नियम से? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से हम रासायनिक ऊर्जा को संतुलित करते हैं, जो कि आपने चैप्टर में पढ़ ही लिया होगा। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। एक समीकरण दिया गया है, इस प्रकार की अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? ये पूछ रहा है हमें, इस तरह की अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? संयोजन कहलाती है, वियोजन कहलाती है, विस्थापन कहलाती है, या फिर द्विविस्थापन कहलाती है? ये पूछ रहा है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 13 नंबर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। H+ आयंस की सांद्रता किस पदार्थ में सबसे अधिक होती है? यानी कि H+ के आयन जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, ये पूछ रहा है। जठर रस में, नींबू के रस में, शुद्ध जल में, या मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, जठर रस में H+ की आयन की संख्या ज़्यादा होती है, इंक्रीज होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि एक पदार्थ है जिसका ABCD का pH मान दिया गया है। देखिए यहाँ पे ABC इस तरह करके सभी का pH मान दिया। उपयुक्त में कौन सा पदार्थ अम्लीय है? अम्ल कौन है, ये पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जिसका pH मान 7 से कम होगा वो अम्ल होगा, और जिसका pH मान 7 से ज्यादा होगा वो क्षार होगा, और जिसका pH मान 7 के बराबर होगा वो उदासीन होगा। उसी कंसेप्ट को यूज करते हुए हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 15 नंबर वाला। निम्नलिखित में से कौन से लवण का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है? NaCl का किया जाता है, NaHCO3 का किया जाता है, या फिर Na2CO3 का, या फिर NaSO4 का? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि Na2CO3 का उपयोग किया जाता है अग्निशामक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से उभयधर्मी ऑक्साइड है? इसमें से 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं,
जो कि एक उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है ये पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए CO2 या फिर Al2O3 या फिर Na2O3 या Fe3O4। यहाँ पे लिखा है CO2, ये वाला CO2 है, ये वाला Al2O3 है। थोड़ा सा टाइपिंग में यहाँ दिक्कत लग रहा होगा इस क्वेश्चंस में, मगर ये है CO3, Al2O3 है, Na2O3 है या फिर Fe3O4 है। ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, मेरी बातों को सुनिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, Al2O3 ये वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए तत्व यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन सी उत्कृष्ट गैस के इलेक्ट्रॉन विन्यास है, यानी कि कौन सा ऐसा है जो कि एक सबसे उत्कृष्ट गैस यानी कि सबसे अच्छी गैस की तरह कार्य कर रहा है इस विन्यास के अनुसार से, जैसे कि 281, 287, 28, 285, इन चारों में से कौन ऐसा विन्यास है जो सबसे उत्कृष्ट गैस है। उत्कृष्ट गैस मतलब जैसे कि हीलियम, नाइट्रोजन, इस तरह वाला गैस। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2 और 8 यानी कि 10। 10 का क्या होता है, 10 का क्या होता है, 10 में आता है नियोन ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ब्रोमीन, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन आता है। तो नियोन ये उत्कृष्ट गैस है जो कि हमें पूछा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। चलिए 18 नंबर वाला क्वेश्चन यानी कि 18 नंबर वाला कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। चार ऑप्शन दिए गए हैं, CH4, C2H6, C2H2, C4H10। कौन सा ऑप्शन होगा बताओ। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि C2H2 हो जाएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक एग्जाम्पल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, HCHO जो है वो प्रकाशात्मक समूह है क्या, अल्कोहल है या फिर कीटोन है या फिर एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक समूह है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि एल्डिहाइड है। कौन, एल्डिहाइड को हम किससे रखते हैं, CHO, लास्ट में जब CHO आ जाता है तो एल्डिहाइड, या फिर OL आ जाता है तो अल्कोहल, कीटोन में COOH होता है। इस तरह करके सबको एक प्रकाशिक समूह होता है जो कि आपको याद कर लेना था, चैप्टर पढ़ाया गया था तब। मगर अभी हम क्वेश्चन को फोकस करते हैं। 20 नंबर क्या कह रहा है कि दिए गए तत्व में किस तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या लिथियम से बराबर है। लिथियम के बराबर किसकी संयोजी कोष की संख्या है ये पूछ रहा है इन चार ऑप्शनों में से। मैग्नीशियम का है, कैल्शियम का है या फिर पोटेशियम का है या फिर एल्युमिनियम का है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक संयोजन बराबर है लिथियम से, ये बोल रहा है क्वेश्चन के अनुसार। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 कह रहा है, अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है ये पूछ रहा है हमें। पहला लिखा है परजीवी पोषण, स्वयंपोषी पोषण, मृतपोषी पोषण या फिर प्राणी स्वभोजी पोषण। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्राणी स्वभोजी पोषण अमीबा में पाया जाता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ से जितने भी पीछे क्वेश्चन हुए सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और समझ में नहीं आए होंगे तो आपको याद होंगे, या फिर याद नहीं होंगे तो अब याद कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यानी कि श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज की पायरुवेट जो होते हैं विखंडन कहा जाता है। कोशिका द्रव में होता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है, हमारे पेशियों में होता है या फिर ईस्ट में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 यानी कि कोशिका द्रव में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करता है। वृद्धि हार्मोन या फिर इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन या फिर थायरॉक्सिन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा,
थायरॉक्सिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 क्या कह रहा है कि मानव में सभी अनच्छेदिक क्रियाएं का नियमन कहाँ से होता है। ये पूछ रहा है कि हमारे मस्तिष्क में अनच्छेदिक क्रियाएं जो होती है वो कैसे नियंत्रित करता है, मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रित कर रहा है, ये पूछ रहा है। जो कि ऑप्शन पहला में देख लेते हैं, प्रामस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, हाइपोथैलेमस या मेंडुला। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेंडुला से नियंत्रित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 25। दिए गए चित्र में किस प्रकार के जनन का प्रदर्शित होता है, विखंडन या फिर खंडन या फिर पुनरुद्भवन या फिर मकुलन। यहाँ पे एक चित्र दिया गया था इस तरह का कुछ, जो कि इसमें नहीं है फिलहाल। कुछ इस तरह का चित्र था जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया गया होगा, देख लीजिएगा। इस तरह कोई चित्र दिया है, कौन सा विधि को ये दर्शाता है, ये पूछ रहा है। बताओ कौन सा विधि दर्शाएगा। हाँ, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, पुनरावृत्ति भवन। ये वाला डायग्राम आप देख लीजिएगा एनसीईआरटी से। और ये 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है, ये पूछ रहा है। अंडवाहिनी में, शुक्रवाहिनी में, गर्भाशय में या फिर योनि में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 यानी कि अंडवाहिनी में होता है। सारा क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस है, हर साल रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं, जो कि आपको याद कर लेनी है, क्योंकि यही क्वेश्चन छपेगा, ये 100% गारंटी है। चलिए 27 नंबर यानी कि 27 नंबर कर लेते हैं। किसी जीव में कोई गुण प्रभावित होता है केवल पिता के डीएनए से, केवल माता के डीएनए से या फिर पिता के डीएनए दोनों से, या फिर ना माता ना ही पिता। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल पिता और माता के दोनों के डीएनए से प्रभावित होता है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। नाभिकीय विद्युत संयंत्र यानी शक्ति संयंत्र के किस प्रक्रियाओं से ऊर्जा मुक्त होती है, नाभिक संलयन से, नाभिकीय विखंडन से, जल का विद्युत अपघटन से या फिर चंद्रमा में गुरुत्वीय खींचन से। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाभिक विखंडन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 29 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारे पौधे की पत्तियां प्राप्त होते ही सारे ऊर्जा किस प्रतिशत खाद्य ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए खींचा करता है, 1%, 10% या 100% या 0.1%। शायद आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1%। ये हमारी वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप दोगे, मगर मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। निम्नलिखित में से किस पदार्थ की प्रयोग करना परिवर्तन के लिए सबसे अधिक लाभदायक है, बताओ कौन सी परिवर्तन के लिए सबसे अच्छी होगा, थर्मोकोल्स के डेसिबल कप का, या प्लास्टिक के डेसिबल कप का, या मिट्टी के डेसिबल कप का, या फिर कागज के डेसिबल जल कप का। बताओ चाय पीने के लिए हम किसका उपयोग करें जो सबसे अच्छा रहेगा, बताओ चारों ऑप्शन में। ये तो आप बताओगे कौन सा सही होगा। मगर आज के इस वीडियो में इतना ही। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहें यूट्यूब चैनल अपना स्टडी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।